नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। मैं आज आप लोगों के लिए एक और बेहतर क्लास लेकर आया हूं, प्रपोर्शन। आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्रपोर्शन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में समानुपात होता क्या है, ये बात आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स के। टाइम एंड डिस्टेंस ऑलमोस्ट प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है। आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन भी रेशियो की ही प्रॉपर्टी और प्रपोर्शन की ही प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है। टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। तो आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि प्रपोर्शन है क्या, उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। और लास्ट में वीडियो को देखकर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। हमारा वर्ड है प्रपोर्शन। आप लोगों ने प्रपोर्शन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप नॉन टेक्निकल मैथ्स पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव की दुनिया में आप लोग इन सारे शब्दों को दोबारा से पढ़ते हो जिन्हें आप बेसिक स्टैंडर्ड पर पढ़कर आ चुके हो। आप लोगों को सिर्फ मुझे आज आपका खोया हुआ प्रपोर्शन याद दिलाना है। जैसे जामन जी ने हनुमान जी को उनकी खोए हुए बल के बारे में याद दिलाया था, जिससे उन्होंने समुद्र पार कर लंका में पहुंच गए थे, ऐसे ही मैं आज आपको प्रपोर्शन आपका खोया हुआ याद दिलाकर और आपका एग्जाम क्लियर करवाने के मूड में आया हूं। भाई होता क्या है प्रपोर्शन, आपने ये वर्ड बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वर्ड आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप लोगों ने, क्योंकि आपने 9th में फिजिक्स पढ़ी होगी, जहां आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल लॉ, उस केस में आपने पढ़ा होगा भाई कि कोई भी दो आर्टिकल्स होते हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं या बॉडी होती हैं, कोई भी दो बॉडीज, जिनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोगों ने ये साइन देखा होगा, तो ये साइन जो है यही प्रोपोर्शनल का साइन है। यहां पर आपने पढ़ा होगा m1 इंटू m2। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे जैसे बॉडीज के मास बढ़ेंगे, वैसे वैसे उनके बीच में अट्रैक्ट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे जैसे मास कम होंगे, उनके बीच में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि भाई जो ये फोर्स होता है, ये इन दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर दूरी ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहेगा, दूरी कम होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है भाई, एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है और एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, समानुपाती में क्या नजर आ रहा है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी के साथ कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी पढ़े हो आप। तो यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब चाल दूरी के समानुपाती है और चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे चाल बढ़ाओगे वैसे वैसे दूरी भी बढ़ेगी अगर टाइम कांस्टेंट है तो। जैसे जैसे चाल बढ़ाओगे वैसे वैसे समय कम लगेगा अगर दूरी कांस्टेंट है तो इस केस में आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो यहां से देखो इधर, इसका सही मतलब क्या है कि अगर मैं भाई चाल बढ़ाऊंगा तो मेरी दो डिफरेंट चाल हो जाएंगी, भाई दो अलग अलग चालें हो जाएंगी। एक पहले की इनिशियल स्पीड रही होगी और एक उसके बाद में जब मैंने बढ़ाने के बाद में या कम करने के बाद में मेरी नई स्पीड निकल कर आई होगी। उस केस में आपके पास दो स्पीड रही होंगी। अब इन दोनों स्पीड्स का जो रेशियो रहा होगा वो सेम डिस्टेंस भी भाई, पहले कम चाल से मैं कुछ और दूरी तय करता होऊंगा, ज्यादा चाल से मैं दूसरी दूरी तय की होगी मैंने, तो भाई उस केस में भी मेरी दूरियां भी अलग अलग हो गई। ठीक है, अब यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो जो रेशियो ये दोनों का है सेम वही रेशियो इन दोनों का है। ये दोनों रेशियो आपस में कैसे रहे होंगे, एकदम इक्वल रहे होंगे आपके।
अब इक्वल का साइन लगा दो, लेकिन प्रपोर्शन के केस में यहां पर जो साइन होता है बच्चा, वो ये साइन होता है, इस साइन को लगाते हैं हम प्रपोर्शन के केस में। तो आप लिख सकते हो इसको कि S1 रेशियो S2 प्रपोर्शन D1 रेशियो D2। ठीक है, यहां पर आपके ये दो डिफरेंट कंडीशंस में आपकी स्पीड और डिस्टेंसेस का क्या है, रेशियो है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो रेशियो डिस्टेंस का रहेगा वही स्पीड का रहेगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस केस में क्या रहेगा भाई कि S1 रेशियो S2 और प्रपोर्शन टू T2 रेशियो T1। तो यहां पर टाइम चेंज हो जाएगा भाई, अगर चाल कम है तो समय ज्यादा होगा, चाल ज्यादा है तो समय कम होगा। तो उस केस में, इनवर्स के केस में रेशियो इनवर्स हो जाता है और आपका निकल के क्या आएगा, S1 रेशियो S2 प्रपोर्शन टू T2 रेशियो T1। तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि प्रपोर्शन सही मायने में क्या है। तो मैं आसान शब्दों में समझाऊं कि आपका प्रपोर्शन है दो अनुपातों की आपस में तुलना करना, या दो विभिन्न स्थितियों में बनने वाले अनुपातों की आपस में तुलना करना। इसे बोलते हैं हम क्या, आपका प्रोपोर्शन बोलते हैं भाई, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट रेशियोज या टू डिफरेंट रेशियोज ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। तो भाई उस केस में आपका प्रोपोर्शन बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इसका एक और बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं हम लाला। देखिए, प्रोपोर्शन के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं भाई। यहां पर मैंने बोला कि एक रेशियो ए रेशियो बी है, ठीक है, और कोई दूसरा रेशियो है अदर नंबर्स का, वो सी रेशियो डी है, और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। तो उस केस में क्या होगा कि भाई ये रहा होगा। अब देखो, यहां पर एक रेशियो में दो टर्म हो गए, दूसरे रेशियो में भी दो टर्म हो गए। तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसको हम बोलते हैं लाला प्रथमानुपात। क्या बोलते हैं इसको, प्रथमानुपात बोलते हैं। आप इनको पहले थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया भाई, ठीक। अभी हम इसी केस में इसको बोलते हैं लाला क्या, सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये सेकंड प्रोपोर्शन हो गया आप लोगों का द्वितीय अनुपात, ठीक है, द्वितीय अनुपात। अब यहां पर ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात। क्या बोलते हैं इसको हम, तृतीय अनुपात। ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपात। अब आप लोगों ने अच्छे से रेशियो की मेरी पहली वीडियोस में आपने पढ़ रखा होगा, मैंने रेशियो का बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया था। उसमें मैंने बताया था भाई कि दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन, उनके बीच में तुलना करना रेशियो कहलाता है। वहीं पर रेशियोज के बीच में तुलना करना प्रोपोर्शन कहलाता है। तो आपको करना क्या है कि ये ए रेशियो भी, इसका सही मतलब होता है ए अपॉन बी, ठीक है। अब यहीं पर आपका सी रेशियो डी, इसका मतलब होता है सी अपॉन डी, और प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो रेशियो ये है वही रेशियो ये है, मतलब बोथ रेशियो आर इक्वल। तो यहां पर इक्वल रहे होंगे। अब ये इक्वल रहे होंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब आप लोगों ने यहां पर प्रथमानुपात के लिए अलग फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, द्वितीय अनुपात के लिए अलग फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए अलग, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए अलग। ऐसे ही इन रेशियोज के बीच में आपने हर किसी प्रोपोर्शन के लिए आपने अलग अलग फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। बस हमें यही नहीं करना है, हमें अलग अलग फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ सिंगल फॉर्मूला नहीं, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें अलग अलग फॉर्मूला पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चा। हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इस फॉर्मूले से भी फास्ट होने वाले हैं। क्या रहना है भाई, आपको दिखाई दिया कि ये पहला अनुपात था और ये चौथा। भाई फर्स्ट ए है, फोर्थ डी है, तो पहले और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। और आपसे पूछेगा कभी भी तो भाई प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, कुछ भी पूछता है, उस केस में आपको इजीली इसको फाइंड कर लेना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल पर लेके चलता हूं। 30, 60 और 90 का प्रथमानुपात क्या होगा। छोटा सा एग्जांपल है,
30 60 90 का प्रथमानुपात क्या होगा। अब देखो आपके सामने 30 है, 60 है और 90 है, ठीक है। सीक्वेंस यही रखना है आप लोगों को, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं कभी फॉर्मूले पर ज्यादा मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं हर बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, डजंट मैटर व्हाट इज द फॉर्मूला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो आपने सीक्वेंस रखा। अब देखो प्रथमानुपात फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे तो आप पहले प्रोपोर्शन वाली जगह पर x लिख दो, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि सर x क्यों लेट कर आ रहे हो आप, x से कौन ही पढ़ाता है भाई। तो मैं बोल रहा हूं आपसे कि इस x का कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लिखा है भाई। फर्स्ट प्रोपोर्शन पर x लिख दिया। आप यहां पर आपको अच्छे से पता है कि पहले का लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 90 होगा, दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल्स टू 30 इंटू 60 होगा, और यहां से ये 3 बारी, 3 से ये 20 बारी। अब देखो ये 20 बारी तो 20 आपका आंसर आ भी चुका है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में, सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड में, तो बीच वाले पदों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो मीन टर्म्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और जो बाहर वाले टर्म्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्यूशन हो जाना है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं ऐसा ही कि भाई 350, 700 और 3000, 3500, तो 350, ठीक है। अब यहां 700 हो गया और 3500 हो गया। अब ये पूछ रहा है द्वितीय अनुपात, बेटा सेकंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? सेकंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखो तो सेकंड वाली जगह पर x पुट कर दो, बाकी वही उसी ऑर्डर में सजा दो। तो भाई सेकंड पोजीशन पर x पुट कर दो और बाकी उसी ऑर्डर में सजा दो। अब सजा दिए भाई, तो ये आपका यहां प्रोपोर्शन और यहां रेशियो। अब देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों टर्म बन गए आपके, 4 टर्म बन गए। तो वही क्रम, पहले का लास्ट में मल्टीप्लाई, दूसरे का तीसरे मल्टीप्लाई, तो 350 इंटू 3500। अब x का 700 में मल्टीप्लाई, तो x इंटू 700, 700 से ये बेटा 5 बारी, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, तो 5 इंटू 300, सॉरी 35 इंटू 5, 1750 हो चुका होगा। कितना हो चुका होगा? 1750 हो चुका होगा। क्लियर है? तो ये आपका नॉर्मल सा आंसर हो गया, ठीक। तो 1750। एक और एग्जांपल लेते हैं हम भाई, 80 50 240 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो 80 50 240 और इसका तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो आप तीसरी जगह पर x लिख दो और बाकी सजा दो। यहां प्रोपोर्शन, यहां रेशियो हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 50 का मल्टीप्लाई x में हुआ बच्चा, 80 का मल्टीप्लाई 240 में हुआ भाई, तो यहां 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से इसको काट दो, 48 बारी, 48 इंटू 8 आपके हो जाएंगे 320 और 64 384। कितने हो जाएंगे? 384 हो जाएंगे। क्लियर है? आपका 384 आंसर आ चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहीं से। अभी पूछ रहा है 16 और 24 का तीसरा अनुपात क्या होगा। अब देखो यहां पर पिछले क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो पिछले क्वेश्चन में 80 50 240 का तृतीय अनुपात पूछा था, मतलब आपने इन नंबर्स को थर्ड प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है। और साथ के साथ आपने क्या किया कि भाई आपके पास 3 नंबर दिए थे, चौथा नंबर आपका एक मिसिंग था, आपने फॉर्मेट बनाया, वैल्यू पुट की और सॉल्यूशन निकाल लिया। अभी इस क्वेश्चन पर बात करें हम, तो इस क्वेश्चन पर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब 2 नंबर्स के साथ हम तीसरा अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालें, और ये क्वेश्चन बच्चा बार बार पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम्स में, एक तृतीय अनुपात का, एक मध्यानुपात का, ये दोनों क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। अब भाई क्या क्वेश्चन है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या रहा होगा, तो मैं कहता हूं भाई कि 16 हो गया। अब देखिए 24 हो गया। अब 16 ने जो 24 के साथ अनुपात बनाया है, इसकी लैंग्वेज समझिए कि कहने का मतलब क्या है इसका, कि 2 नंबर से हम 4 नंबर कैसे बनाएंगे, बस यही तो हमें बनाना है। तो 16 ने 24 के साथ जो रेशियो बनाया है, वही रेशियो 24 ने किस नंबर के साथ बनाया है। इसका क्या मतलब है कि 16 ने 24 के साथ जो रेशियो बनाया है, वही रेशियो 24 ने किस नंबर के साथ बनाया है। तो भाई 16 ने जो 24 के साथ रेशियो बनाया होगा,
सेम टू सेम रेशियो 24 ने किसी एक नंबर के साथ बनाया होगा, हमें वो नंबर फाइंड करना और हमारे सामने ये चारों नंबर बन चुके हैं। आप अच्छे से समझ गए कि पहले का लास्ट में, तो 16 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24 इंटू 24, 8 से कैंसिल आउट कर दो भाई 2 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स एंड 12 3 जा 36 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? 36 आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ चुका है। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं से। देखो 12, 16, 6 के चतुर्थानुपाती और 4 और 6 के तृतीयानुपात के बीच में अंतर क्या है, सॉरी के बीच अनुपात क्या है, यहां पर रेशियो पूछ रहा है। तो देखो भाई 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, 12 ठीक है, 16 और 6, इनका चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है इनका। तो भाई फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए x रख लो, यहां प्रोपोर्शन लगा दो। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 12 इंटू x इक्वल्स टू 16 इंटू 6, तो 12 और 6 से भैया 2 टाइम्स, 2 से 8 हो गया। तो यहां से फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया बच्चा, ये आ गया आपका 8। क्लियर है? अब फोर्थ प्रोपोर्शन 8 आ चुका है। अब यहीं पर उसको क्या चाहिए कि 4 और 6 के तृतीयानुपाती, मतलब 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। और अभी हमने थर्ड प्रोपोर्शन पिछले क्वेश्चन में निकाला भी था। कैसे निकाला था भाई कि 4 और 6 है, इनका थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। तो 4 ने 6 के साथ रेशियो बनाया होगा, 4 ने 6 के साथ रेशियो बनाया होगा, वही रेशियो 6 ने किसके साथ बनाया होगा, x के साथ बनाया होगा। वही रेशियो 6 ने x के साथ बनाया होगा। बस आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 4 का x के साथ करोगे और 6 का 6 के साथ करोगे। 6 6 जा 36 एंड 4 से कैंसिल आउट कर दोगे तो 9। तो यहां पर फोर्थ रेशियो 8 आ गया और ये थर्ड रेशियो 9 आ गया और 8 रेशियो 9 आपका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस इस एक क्वेश्चन में ठीक है इंक्लूड थे। अब देखो संख्या 5, 6 और 8 का चौथा समानुपातिक क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को 2 बार कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कमेंट में मुझे लिख कर दें, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट में देते हो तो मुझे लगेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। मोटिवेशन रहेगा मेरे लिए बच्चा। तो आप देखिए, सीखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम समानुपाती है। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन, 42 और 63 का तृतीयानुपात क्या होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन भी आप 2 बार ही देख चुके हो और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट में लिख कर दें। तो कमेंट में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चा? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 और 27 का मध्य समानुपाती क्या होगा। अब ये माध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शन, अब देखो उधर यहां पर भी 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर से हमें बनाने 4 नंबर हैं। अब 4 नंबर कैसे बनाएंगे हम, बात इस पर करते हैं। तो लाला देखो मीन प्रोपोर्शन चाहिए, मीन का मतलब हो गया बीच में, मध्य का में, मध्य में लिखने वाले नंबर्स चाहिए उसको। तो भाई 3 का रेशियो x के साथ रहा होगा और वहीं पर जो x का रेशियो किसके साथ रहा होगा बच्चा, 27 के साथ रहा होगा, क्योंकि 3 और 27 दोनों के मीन प्रोपोर्शन चाहिए। तो 3 का x के साथ और x का 27 के साथ 4 नंबर बन गए। और आपको अच्छे से पता है कि पहले दोनों का मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स आपका 3 इंटू 27, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 81, x का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, क्योंकि आप रूट में किसको लिख लोगे, 81 को लिख लोगे और आपका आंसर आ जाएगा 9 और 9 टिक करके आप निकल लेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछे तो पहले इसको एक और वर्ड के साथ पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, ये मीन प्रोपोर्शन। और वो क्या वर्ड यूज करता है, वो वर्ड यूज करता है बेटा जियोमेट्रिक मीन वर्ड यूज करता है। गुणोत्तर माध्य बोलता है कभी कभी इसको, क्या बोलता है, गुणोत्तर माध्य वर्ड के साथ भी इसको पूछता है आपके एग्जाम्स में। तो आपसे 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो मीन प्रोपोर्शन कहेगा, मध्यानुपात कहेगा, या बोलेगा गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात कीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नया वर्ड नहीं है, नई चीज नहीं है, आपको लगेगा कि उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं है भाई, दोनों का मतलब एक ही है पूछने के लिए, बस उसमें वर्ड अलग अलग यूज किए होंगे। ठीक है, तो आपको बस इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों वर्ड्स एक ही हैं, या तो मीन प्रोपोर्शन कहेगा या ज्योमेट्रिक मीन कहेगा, गुणोत्तर माध्य बोलेगा या मध्यानुपाती बोलेगा।
अब ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं भाई कि 18 और 8 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं, तो आपसे क्या करना है कि आप भले ही ना बनाना चाहते हो इसको, तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों नंबर्स को रूट के अंदर प्रोडक्ट कर दीजिए। बस इन दोनों नंबर्स का रूट के अंदर गुणा कर दीजिए भाई साहब, आपका उत्तर आ जाएगा। वही हुआ ना यहाँ पे भाई, स्क्वायर यहां से हटाया गया होगा, यहां रूट लगाया गया होगा। अरे बोलिए भाई, स्क्वायर हटाने के बाद रूट लगाया गया होगा, तभी तो आपका 9 निकल के आया होगा। और तभी 9 निकल के आया होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि दो नंबर्स का जब भी मीन प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधा और उसके ऊपर रूट लगा सकते हो। देखो ये रटाने वाली बात है बच्चा, देखने में तो फॉर्मूले वाली बात हो गई, लेकिन मैंने आपको पहले बनाना सिखाया कि सही मायने में मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। तो मैं आपको बेसिक चीजों के साथ ट्रिक्स की ओर लेके चल रहा हूं। तो भाई यहां पर बेसिक दिखाया, ट्रिक भी दिखाई, दोनों बातें दिखाई। तो अब यहां पे 18 8 जा हो गए 144 और 144 का वर्गमूल आ गया होगा 12। तो आपका 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या रहा होगा, 12 रहा होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यदि P 3 और 9 का तृतीय अनुपात है, भाई 3 और 9 का तृतीय अनुपात दे रखा है उसने, क्या P दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है 6 P और 4 का चौथा अनुपात है इनका, भाई 6 P 4 का चौथा अनुपाती क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो पहले हम यहां पे बात करते हैं। 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। 3 और 9 का पहले क्या निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, P। तो भाई 3 का रेशियो 9 के साथ, 9 का रेशियो लाला किसके साथ, P के साथ, यही तो थर्ड प्रोपोर्शन रहा होगा। तो भाई थर्ड प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी बन गई। अब यहां पर आपको क्या करना है कि 9 इंटू 9 हो गए 81 और 3 इंटू P हो गए आपके 3P। अब यहां से 3 से 81 कैंसिल आउट होके 27 आ गया होगा। तो P का वैल्यू आ गया 27। तो अभी क्वेश्चन बन गया कि 6, 27 और 4 का चौथा अनुपात। तो चौथा अनुपात हमने लेट कर लिया x। ठीक है, अभी यहां पर आप प्रोपोर्शन लगा लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, कि इनका मल्टीप्लाई आपस में होगा। तो 6 इंटू एक्स बराबर 27 इंटू 4 होगा बच्चा। ठीक है, अभी यहां से कैंसिल आउट किया, 3 से 2 बारी और 3 से 9 बारी, 2 से 2 बारी, तो 9 इंटू 2 18 आपका आंसर निकल कर आ गया होगा, जो ऑप्शन डी है। तो यहां पर आपको तृतीय अनुपात निकलवाया उसने, थर्ड प्रोपोर्शन निकलवाने के बाद में उसने फोर्थ प्रोपोर्शन दोबारा से निकलवाया। तो दो अलग अलग क्वेश्चंस उसने एक ही क्वेश्चन में डाल रखे हैं। घबराना नहीं है, इज्जत के साथ। और ये बेटा एसएससी CHSL 2021 में आया हुआ प्रश्न है, और मैंने यहां पर जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए, वो सभी एग्जाम्स में आए हुए लिए हैं। क्या लैंग्वेज उसने प्रयोग की है, किस लैंग्वेज से उसने क्वेश्चन पूछे हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने उठाकर आपके लिए लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बच्चा। अब यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अब 9 और 16, ठीक है, 4 और 9 इनके औसत अनुपात के बीच अंतर क्या होगा। अब देखो 9 और 16 इनका औसत अनुपात निकाल लो। मैंने बोला ना गुणोत्तर माध्य, माध्य को मीन भी बोलते हैं हम, है ना। तो इनके मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मीन प्रोपोर्शन की। तो 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन निकालोगे तो बेटा रूट में 9 इंटू 16 कर दो, तो ये 144 12 आ गया होगा। ठीक है, अभी 4 और 9 इनका मीन प्रोपोर्शन चाहिए, तो रूट में 4 इंटू 9 कर दो, 36 6 आ गया होगा। तो भाई ये 12 आ गया, ये 6 आ गया, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया बच्चा, 6 हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया बच्चा, 6 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, दो मीन प्रोपोर्शन अलग अलग नंबर्स के निकलवाए और उसने डिफरेंस पूछा है सिर्फ। ये भी CHSL 2022 में आया हुआ है, डेट के साथ 6/6/2022। इस तारीख को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम तुम्हारे लिए। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है 12, 18, 6 का चौथा अनुपात। ठीक है, 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है, तो के का मान क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। इनका पहले फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लो, 12:18 प्रोपोर्शन टू 6:x। तो यहां से भाई मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेना है। तो 12 इंटू बेटा कितना करूंगा मैं, x बराबर 18 इंटू 6,
x का वैल्यू आ गया होगा 6 से 2 बारी, 2 से 9 बारी, तो x का वैल्यू आ गया 9। कितना आ गया भाई? 9 वैल्यू आ गया होगा x का। अब देखो 4 और k का तृतीय अनुपात, तो 4:k, और k ने किसके साथ बनाया होगा? किसी एक और नंबर, तो y मान लो। क्या मान लो भाई? y मान लो मेरे हिसाब से। हाँ जी, ठीक है। तो अभी k का मान चाहिए तुम्हें, तो मैंने यहां पे y मान लिया, लेकिन y नहीं बेटा, उसने बोल रखा है। क्या बोल रखा है भाई? उसने बोल रखा है कि 4 और k का तृतीय अनुपात के बराबर है। तो 4 और k का जो तृतीय अनुपात आप लेट करने वाले हो, ये y, ये सही मायने में उनके फोर्थ प्रोपोर्शन के बराबर है। और इनका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना है बच्चा? 9। तो 9 को उठाओ, वहां y की जगह पर पुट कर दो। 9 को लेके भैया y की जगह पर पुट कर दीजिए, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। तो k इंटू के कितना हो जाएगा भाई? k स्क्वायर हो जाएगा। k इंटू के कितना हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू बेटा 9 इंटू 4 आपका कितना? 36। तो k का वैल्यू आ जाएगा 6, और 6 ऑप्शन ए है आपका। यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आसान क्वेश्चन था। देखो ये लैंग्वेज भी सीधा पेपर की है, एग्जाम की ही है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक संख्या और 20 के औसत अनुपात 50 है, तो वह संख्या क्या है? देखो एक नंबर है और एक दूसरा नंबर क्या दे रखा है उसने भाई? 20 दे रखा है, और इनके बीच में एक औसत रेशियो दे रखा है जिसका वैल्यू कितना दे रखा है उसने? 50 दे रखा है। ठीक है, तो अब 50 दे रखा है, वो नंबर पूछ रहा है। तो भाई यहां पर एवरेज वैल्यू 20 दे रखी है, सॉरी 50 दे रखी है। ये नंबर लेट करनी है मुझे, ये नंबर लेट करनी है, क्योंकि एक नंबर और 20 के बीच में जो दो एवरेज रेशियो दे रखे हैं उसने, यानी कि मीन प्रोपोर्शन दे रखे हैं, वो क्या दे रखा है भाई? 50 दे रखा है। तो मीन प्रोपोर्शन 50 दिया हुआ है, एक नंबर मुझे पूछा जा रहा है, एक नंबर मुझे दिया हुआ है, सॉल्व हो गया भाई। तो या आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मीन प्रोपोर्शन दिया है 50, कैसे आया होगा? कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट रूट में किया गया होगा। तो यहां से x इंटू एक नंबर और दूसरा 20 हो गया, स्क्वायर कर दो तो भाई ये 2500 हो गया। यहां से ये x इंटू 20 हो गया, लाला 20 से इसको काट दो 5 बारी, तो आपका 125 आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहा होगा? 125 रहा होगा। और आप बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो भाई, प्रोपोर्शन बनाया, रेशियो बनाया, तो 20 का गुणा x में, ठीक है, और 50 का गुणा 50 में। अब यहां से सॉल्व कर लो, 20 से ये 2.5 बारी, और 50 इंटू 2.5 कितने होते हैं भाई? 125। तो 125 यहां से आ गया होगा आप लोगों का। तो इतना आसान है तुम लोगों का प्रोपोर्शन, घबराना बिल्कुल नहीं होता है। मैंने सारे लैंग्वेजेस के जो मीन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, सिर्फ इसी को कंटेन करके ये क्लास बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। और इसके बाद अभी इस पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लेवल के, जैसे भाई क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए, या प्रोपोर्शन बेस्ड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को अब से अगली वीडियो में लेकर मिलूंगा। और चाहता हूं मैं कि भाई आप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो पहले आप क्या कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी देख पाएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।